नमस्कार। मैं जीएम श्रीवास्तव आप सभी का एक शिक्षक के रूप में स्वागत करता हूँ। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी आधार के लिए एक पाठ भक्तिन का तीसरा और चौथा भाग शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने दूसरे भाग के बारे में सुना और जाना, मैं तीसरे भाग के बारे में अभी चर्चा करूँगा और ये अंतिम 2 भाग हैं। भक्तिन के तीसरे भाग में महादेवी वर्मा ये बताती है कि भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद उसने छोटी बेटी के पति को दामाद के रूप में अपने घर में रख लिया, घर जमाई के रूप में अपने घर में रख लिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसके घर में शांति और अपनापन का कोई नामो निशान नहीं था। मेहनत उसी प्रकार से वो करती थी, घर गृहस्थी खेती बाड़ी सब कुछ वो मेहनत से देखती थी और बाकी लोग भी अर्थात उनकी बेटियां और उनका दामाद सभी लोग उसमें थोड़ी बहुत मदद भी किया करते थे। धीरे धीरे जीवन यूं ही चलता रहा, लेकिन अचानक भक्तिन के किस्मत ने करवट बदली। दुर्भाग्य से उसकी बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी बड़ी बेटी विधवा हो जाती है और वापस अपने माँ के पास आ जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके परिजनों ने संपत्ति के लालच में आकर विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बेटे के साले के साथ करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। भक्तिन ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन मना तो कर दिया उसने, लेकिन संपत्ति के लालच के कारण एक दिन जब वो भक्तिन घर में नहीं थी तो विधवा बेटी के कमरे में जो जेठ के बेटे का साला था उसने कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि कुछ समय के बाद धक्के देकर भक्तिन की बेटी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी गांव में अलग अलग तरह की बातें फैल गई। पंचायत बुलाया गया और ये निर्णय लिया गया कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। भक्तिन नहीं चाहती थी, लेकिन पंचायत के विरोध में खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए विवश होकर दोनों का विवाह हो गया। जैसे ही दोनों का विवाह संपन्न हुआ, कुछ समय के बाद से ही उसके संपत्ति, उसके जो कुछ कमाई थी, सबको उसने उड़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लगान तक देने के भी उसके पास पैसे नहीं बचे, अर्थात लगान देने तक का भी उसके पास सहूलियत नहीं था। एक बार की बात है, जमींदार ने दिन भर कड़ी धूप में भक्तिन को खड़ा रखा। भक्तिन को खड़ा रखने के बाद उसे इतना अपमानित महसूस हुआ भक्तिन को कि वह पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव सब कुछ छोड़ छाड़ कर महादेवी वर्मा के पास चली आई। यह समझने योग्य बात है कि बेटी के पति की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति जो है वो हड़पने के लिए ये उसके परिवार द्वारा षड्यंत्र रचा गया था और इस षड्यंत्र में बुरी तरह से भक्तिन फंस गई और फंसने के बाद उसे अपने परिवार के सदस्यों पर भरोसा ही नहीं रहा। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि वह कड़ी मेहनत तो करती, लेकिन उस मेहनत का परिणाम या मेहनत का फल कोई दूसरा ले जाता। कोई भी उसका सहायक नहीं था। उस गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भक्तिन को अच्छा मानते थे, लेकिन सिर्फ अच्छा मानते ही थे, मदद कुछ भी नहीं, मदद कोई नहीं करने के लिए सामने आया। यहाँ तक कि पंचायत ने भी भक्तिन की मदद नहीं की। परिवार के सदस्य जो जब तक उसके पास संपत्ति थी तब तक सब लोग उसे अपना मानते थे, किसी न किसी प्रकार से मदद कर देते थे, लेकिन जैसे ही संपत्ति धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब हुई, अपने लोग भी धीरे धीरे उसके पीछे जाने से कतराने लगे, अर्थात उसकी मदद करने से कतराने लगे। लोगों पर से तो भरोसा पहले ही भक्तिन का उठ चुका था। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों पर से भी उसका विश्वास पूरी तरह से डगमगाने लगा और एक बार ऐसी स्थिति आई कि वो असहाय सब कुछ त्यागने पर विवश हो गई और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब चाह कर भी वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह नहीं सकती थी। जब लोग बेगाने हो जाए तो फिर अपने कोई बचते नहीं और इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सेविका बनने की इच्छा में महादेवी वर्मा के पास चली आई और वहाँ उनकी सेविका बनकर अपना जीवन बसर करने लगी। तीसरे भाग में मूल रूप से यही समझाने का प्रयास किया गया है। अब मैं चौथे भाग की तरफ चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महादेवी वर्मा जी आखिरी भाग में ये बताती है कि भक्तिन की वेशभूषा बिल्कुल सन्यासियों जैसा था।
उसका व्यवहार, उसका विचार बिल्कुल उन्हीं की तरह धैर्यपूर्ण था। वो बहुत ही नियम और धर्म का पालन करने वाली महिला थी। वो खाना भी बनाती थी तो गांव के जैसे, गांव में जिस प्रकार से भोजन पकाए जाते हैं उस प्रकार से भोजन पकाती थी। सुबह उठना और जिस प्रकार से ग्राम्य जीवन में जो दिनचर्या होता था वही दिनचर्या का पालन वो उनकी सेविका रहते हुए भी करती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि भले ही उसने जगह बदला, भले ही उसने अपना कार्य बदला, लेकिन ग्रामीण संस्कृति को उसने छोड़ा नहीं था। यहाँ तक कि हॉस्टल में जो अन्य लड़कियां रहती थी उन्हें भी उसी प्रकार के खाने को वो बनाकर दिया करती थी। और किसी न किसी प्रकार से उन्हें इस बात पर मना लिया करती थी कि ये स्वादिष्ट भोजन शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर सभी लोग उसी प्रकार के खाने को खाने के लिए विवश हो जाते थे, अर्थात वो लोग खाते थे। वह एक तरह से माना जाए तो भक्तिन एक बहुत ही ईमानदार सरल स्वभाव की महिला थी और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था और वो है महादेवी वर्मा जी की पूर्ण रूप से सेवा करना। भक्तिन की एक खासियत थी और भक्तिन की खासियत ये थी कि वो अपने मन की बातों को सबसे करवा लेती थी। वो जो चाहती थी वहाँ के सभी लड़कियाँ या फिर महादेवी वर्मा भी उनके बातों को मानती थी, मतलब अपने मन की बातों को वो सबसे मनवा लेती थी। संस्कारी तो वो थी ही, और अलग अगर किसी कारणवश उसका तर्क गलत पड़ जाता था तो फिर उसे सिद्ध करने के लिए अलग अलग के और भी कई सारे तर्क देकर वो उसे सिद्ध करती थी कि वो सही बोल रही है। खैर, लोगों को ये लगता था कि ये बात गलत है, लेकिन क्योंकि वो सिद्ध करने के लिए उत्सुक रहती थी इसीलिए सब लोग कुछ देर के लिए मान लेते थे कि हाँ ये सही हो सकता है। लेखिका को अगर बहुत देर तक कार्य करना पड़ता था तो वो भी फर्श पर कंबल बिछाकर बैठी रहती थी और ये कहती थी कि जब तक आप जागेंगी मैं भी उतनी ही देर तक जगी रहूंगी, ताकि आपको कोई आवश्यकता हो तो मैं उसे पूरी कर सकूं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लेखिका आज़ादी के आंदोलन में भाग लेती थी और इसीलिए हमेशा ही जेल जाने का खतरा बना रहता था। आज़ादी के आंदोलन में क्योंकि वो लेखिका भाग लेती थी इसीलिए उनके जेल जाने का कारण अंग्रेज हो सकते थे, लेकिन भक्तिन ये कहती थी कि अगर जेल भी गई तो आपके साथ ही जाऊंगी, आप जिस जहाँ रहेंगी मैं भी वहाँ रहूंगी। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि भक्तिन ये चाहती थी कि किसी भी परिस्थिति में वो लेखिका का साथ ना छोड़े, यहाँ तक कि बेटी दामाद के पास भी जाने को वो तैयार नहीं थी। ये एक संपूर्ण सेविका के रूप में भक्तिन अपने आप को स्थापित कर रही थी और यही बात महादेवी वर्मा को ये विवश कर रहा था सोचने पर कि क्या इस प्रकार की सेविका, इस प्रकार की साथी मिलना आज के समाज में मुमकिन है। अंत में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार का सम्मान, जिस प्रकार का अपनापन भक्तिन से महादेवी वर्मा को मिला, ऐसा सम्मान और ऐसा अपनापन उनके जीवन में किसी भी सहयोगी से प्राप्त नहीं हुआ। महादेवी वर्मा जी ये भी सोचती हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो भक्तिन को खो नहीं सकती, क्योंकि अगर भक्तिन चली ही जाती है तो फिर इस प्रकार की सेविका को ढूंढना संभव नहीं है। और यही बात करते करते इस पाठ का अंत हो जाता है। इस पूरे पाठ में हमने एक चीज़ देखा कि संघर्ष अलग अलग प्रकार से लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन कभी कभी संघर्ष इतना अधिक बढ़ जाता है कि मन से मोह का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ सेविका वो इसलिए बन पाई, इसलिए वास्तविक सेविका वो भक्तिन बन पाई क्योंकि उसने संघर्ष के बाद मोह को त्याग दिया था। एक निष्ठ होकर अगर किसी को अपना माने तो जिसको आप अपना मान रहे हैं वो भी आपको उतना ही अपना मानेगा, लेकिन उसके लिए एक निष्ठ होना अर्थात मन में मोह और लालच और लोभ को ना रखना आवश्यक है। तो कक्षा 12 के बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पाठ समाप्त तो हो चुका है, मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा। बात ये करूंगा कि बात के साथ साथ मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल करता हूं, तो आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि क्या जब आप कक्षा में होते हैं तो कभी कभी अपने आप को विवश पाते हैं? क्या कभी कभी ऐसा महसूस होता है
कि आपकी परेशानियों को कोई समझ नहीं सकता। ऐसा कभी लगता है कि पूछे गए प्रश्न का जवाब तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उस विवशता के कारण आप देते नहीं। कभी आपको ऐसा लगता है कि जो सामने कोई भी हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या फिर व्यक्तिगत रूप से हो, कोई भी जो आपके सामने हो, कभी कभी आप इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आप ये विश्वास कर लेते हैं कि सामने वाला अगर आप कुछ उसे बोलते हैं तो वो उस तरह से नहीं समझ पाएगा जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी उन शब्दों को समझना आवश्यक हो जाता है। और जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाएगा, तो फिर आप बोलना बंद कर देते हैं और खुद में ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या आपके विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है? अगर होता है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? ऐसा क्यों होता है? एक बार आप सब लोग विचार कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्यों होता है। आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मैं प्रयासरत हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, तो उनकी समस्याएं भी एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन आपके सामने जो समस्या का समाधान कर सकता है, उसके साथ वहाँ अपनी बात जरूर रखिए। विद्यार्थियों, जो आपकी समस्या को निस्वार्थ भाव से समाधान करने का प्रयास कर सकता है, उसके सामने अपनी समस्या को जरूर रखिए, क्योंकि समस्या ये आपकी नहीं है, सिर्फ आपके अकेले की नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैंने समझा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैंने जाना जिनके मन में इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं। आप भी बताइए। कभी कभी पढ़ाते वक्त लोग अपने जीवन की कहानियां सुनाने लगते हैं। खैर, ये समझाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अपने जीवन की तुलना अगर हम किसी दूसरे के जीवन के साथ करते हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि सभी का जीवन अलग अलग कहानियों को लेकर चलता है, या सबके जीवन में अपनी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि किताबों पे धूल जमने से कहानियाँ नहीं बदलती हैं, और कोई पसंद करे या नापसंद, संघर्ष की निशानियाँ नहीं बदलती हैं। इसलिए संघर्ष से पीछे मत हटिए, क्योंकि संघर्ष के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।